ATV नेशनल न्यूज़ मकसद क्या है? चिराग पासवान आप सब जानते हैं कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, बने रहिए हमारे कि अगले 10 महीने में लाइव सेशन में। आपका बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और आज की तारीख में जब बिहार एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा, जब बनिस्बत बाकी राज्यों के बिहार भी अब विकास की सीढ़ियों पे चढ़ने की कगार पर खड़ा है, ऐसे में ये चुनाव हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम लोगों ने एक लंबा समय बिताया ये सुनते हुए कि बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। अब ये समय है बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए। तो ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि क्या कारण रहा लाइव सेशन में आप सब कि कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने तो वहीं दूसरी तरफ और दूसरे तक बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। ये हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। इसके कारण रहे और सबसे बड़ा कारण रहा विरोधाभास की सरकारें। हमारे प्रदेश की ये विडंबना रही कि जब केंद्र में कोई सरकार थी तो राज्य में किसी और की सरकार। उदाहरण के तौर पर जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार आई। लगभग 27 साल हम लोगों ने ऐसे बिताए हैं जिसकी वजह से केंद्र और राज्य सरकारों में विरोधाभास रहा। परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार ने धरातल पे नहीं उतरने दिया और राज्य सरकार की योजनाएं केंद्र सरकार ने स्वीकृत नहीं की, जिसका कारण रहा कि बिहार पिछड़ता है। और ऐसे में कई ऐसे राजनीतिक दलों ने भी इन परिस्थितियों का फायदा उठाया, जिन्होंने हमें जाति के नाम पर बांटा, जिन्होंने हमें धर्म के नाम पर बांटने का काम किया, जातीयता के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर हम लोगों को ये राजनीतिक दल बांटते गए, हम बढ़ते गए। पर बदले में जो वादा हमसे किया गया था कभी इन दलों ने उन वादों को पूरा करने का काम नहीं। और तो और 90 के दशक में एक ऐसा दौर हम लोगों ने देखा जिसकी वजह से हमारे प्रदेश के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। और आज भी तकलीफ मुझे इस बात की होती है जब मैं देखता हूं कि बिहार के युवा दूसरे राज्यों में जाते हैं। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? बंबई से कोई लड़का लड़की बिहार आता है रोजगार के लिए? इस परिस्थिति को बदलना। और तकलीफ तब और ज्यादा होती है जब बिहार का लड़का लड़की दूसरे राज्य जाता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। और तो और दूसरे राज्य जाने के बाद बच्चा हो या बच्ची उसी राज्य में शिक्षा हासिल करता है, उसी राज्य में नौकरी हासिल करता है, वहीं पर घर खरीदता है, वहीं पर शादी करता है, वहीं पर बच्चे पैदा करता है और फिर उसी राज्य का होकर रह जाता है और अपने राज्य बिहार में वो प्रवासी कहलाता है। इस परिस्थिति को हम लोगों को बदलने की जरूरत है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसी सोच का नाम है। इसी सोच को लेकर, इस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में
किसी भी बिहारी युवा को बिहार छोड़कर दूसरे राज्य न जाना पड़े। हम लोगों को अपने ही राज्य में हर वो सुख सुविधा मिले। हम लोगों को अपने ही राज्य में बेहतर शिक्षा के संस्थान मिले, बेहतर शिक्षा के लिए। आज भी मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक भी बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान में। जो ये व्यवस्था पटना में, भागलपुर में, दरभंगा में, सीतामढ़ी में, बिहार के अलग अलग जिलों में क्यों नहीं हो सकती? ये व्यवस्था हम लोगों को बनानी होगी। इसी की बात बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करता है। साथियों, हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसे प्रदेश का निर्माण हो, एक ऐसे नए बिहार का निर्माण हो जहां पर न सिर्फ हमारे युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हर उचित संभावनाएं हो, बल्कि बुजुर्गों के भविष्य की भी सुरक्षा हम लोग मुहैया करें। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान को हम लोग सुरक्षित रखें। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने बिना किसी जात पात धर्म मजहब का मतभेद रखे हुए, बिना किसी तरीके का भेदभाव किए हुए उन्होंने समाज के हर गरीब वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करने का काम किया। आज जब मैं अपने युवा साथियों के हाथ में मोबाइल फोन देखता हूं तो मुझे गर्व होता है, क्योंकि मुझे याद है जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी दूरसंचार मंत्री थे, उस वक्त वो पहली बार देश में मोबाइल फोन लेकर आए थे। और उस वक्त मोबाइल फोन को अमीरों की जागीर समझा जाता था। उस वक्त इनकमिंग का भी 18 रुपया 20 रुपया पैसा देना पड़ता था। तब मेरे नेता ने ये वादा किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर गरीब रिक्शा वाला, ठेला वाला, हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन होगा। बैगन के भाव ये मोबाइल फोन बिकेगा। उस वक्त ये तमाम विपक्ष के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि ये संभव नहीं है, पर आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन है। ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। आज भी उनको इस बात की चिंता हमेशा सताती थी कि किसी भी परिस्थिति की वजह से कोई भी भारतीय भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। मुझे याद है कोरोना का वो समय था, उस वक्त देश भर में महामारी फैली हुई। उस वक्त अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए, संभवतः अगर वो अपने स्वास्थ्य की चिंता करते तो आज वो हम लोग के साथ होते, पर उस वक्त उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए उन्होंने दिन रात लगाकर एक ऐसी योजना का निर्माण किया जिसके माध्यम से कोई गरीब कभी भूखा ना सो। और उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आज उनके जाने के 4 साल के बाद भी उनकी बनाई हुई इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देश हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। साथियों, आज मुझे गर्व होता है कि मैं एक ऐसे गठबंधन का हिस्सा हूं जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर, जिनकी वजह से आज महिलाओं को सम्मान देने का काम किया गया। पिछले 75 सालों में किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं की। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का काम किया। इनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए घर घर तक उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया।
इससे पहले जब हम लोग के घर पे बीमारी आती थी तो हम लोग को अपनी जमीन गिरवी और महिलाओं को अपने सेवर बेचने पड़ते थे। पर आज प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज भगवान न करे, पर अगर घर पे कोई बीमारी आती है तो आयुष्मान योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रबंध प्रधानमंत्री जी और हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा शेयर करते सब ये तमाम योजनाएं धरातल पर आज उतरना संभव इसीलिए है क्योंकि आज वो व्यवस्था है जिसका जिक्र मैं अपने संबोधन की शुरुआत में कर रहा था। विरोधाभास की सरकार होती तो कतई ये करना संभव नहीं हो पाता, पर आज ये संभव इसीलिए है क्योंकि केंद्र की सोच वाली सरकार हमारे राज्य में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार आज बिहार में भी है, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे। आज केंद्र सरकार की योजनाओं को आसानी से धरातल पर उतारा जा सकता है और इस व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब हम सब के ऊपर है। हम सब ने वो दौर देखा जब विरोधाभास की सरकारों ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, पर आज एक लंबे समय के बाद ये डबल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश को मिली और ये डबल इंजन की व्यवस्था ही हमारे प्रदेश को विकसित राज्य बना सकती है और इस दिशा में आज से ही नेशनल न्यूज के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। जितने भी साथियों, जुड़े हुए मैं एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से मेरा राज्य विकास की राह पर आगे। मैं चाहता हूं कि हमारे युवा साथियों को अपने प्रदेश में ही नहीं, अपने जिले में ही नहीं, संभवतः अपने प्रखंड में, अपनी ही पंचायत में उन लोगों को रोजगार के अवसर मिले, ऐसे उद्योग खुले, ऐसे कारखाने खुले। मुझे याद है 2021 में जब मैं यहाँ पर आया था, कोरोना के बाद यहाँ पे रीगा चीनी मिल का विषय एकदम आप लोगों को परेशान किया हुआ। उसके बाद लगातार निरंतरता में हम लोगों ने प्रयास किया और आज मुझे खुशी है कि उस वक्त जब मैं आया था तब आप लोगों ने ये समस्या मेरे संज्ञान में भी थी और आज जब मैं आप लोगों के बीच आया हूँ इस समस्या का समाधान हो चुका है और ये रीगा चीनी मिल आने वाले 2 से 3 दिन के भीतर इसका पहले फेज का उद्घाटन भी किया जा रहा है। साथियों, ये वही सोच है, ये वही विकास की सोच है जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में मैं चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में मजबूती से एकजुट होकर हम लोग एनडीए के हर एक प्रत्याशी को हम लोग जिताने का काम करें और सुनिश्चित करें कि डबल इंजन की सरकार की जो व्यवस्था बनी हुई है ये अगले 5 साल तक ऐसे ही बरकरार रहे। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य हमारी केंद्र की सरकार ने रखा, पर भारत विकसित राज्य तभी बनेगा जब भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक राज्य विकसित होगा, हमारा हर एक जिला विकसित होगा, हमारा हर एक विधानसभा विकसित होगा, हर एक प्रखंड विकसित होगा, हर एक पंचायत विकसित होगी। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। मैं चाहता हूं कि गांव और शहर के बीच की दूरी को कम किया जा सके। जो सुविधाएं शहरों में उपलब्ध है वो सुविधाएं हमारे गांव में भी उपलब्ध हो। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा। हकीकत है जात पात धर्म मजहब से उठकर अगर सही मायनों में हम लोगों को अपने राज्य को एक विकसित राज्य बनाना है तो हर उस गरीब व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा जो आजादी के 75 साल के बाद भी गरीबी रेखा से नीचे। हमारी केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार का मंत्री होने के नाते ये जानकारी आपके साथ साझा करना जरूरी है। पिछले 10 सालों में हम लोगों ने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया और इसी व्यवस्था को निरंतरता में
बनाए रखने की सोच के साथ हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि 2047 तक हम लोग भारत को एक विकसित देश बनाए। आज बिहार में विकास की अनंत संभावना है। अनंत तरीकों से हम लोग बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जा सकते। उद्योग कारखाने तो एक तरफ है ही जिनको लगाने की जरूरत है, पर ये धरती एक से एक महापुरुषों की धरती रही। गुरु गोविंद सिंह जी की धरती रही है, गौतम बुद्ध की ये धरती रही, भगवान महावीर की ये धरती रही, और तो और मेरी माता सीता की ये धरती। आज जब हम लोग अयोध्या में, और इस बात का श्रेय भी मैं हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दूंगा। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने हमारी आस्था को सम्मान देने का काम किया। आज से पहले किसी ने चिंता नहीं की थी। पिछले 500 साल से रामलला एक टेंट के नीचे विराजमान थे। धूप गर्मी धूल मिट्टी में वो टेंट के नीचे ही मौजूद थे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने हमारी आस्था को सम्मान देते हुए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वहां पे कराने का काम किया। ऐसे में मैं चाहता हूं और आने वाले दिनों में अपनी सोच को धरातल पर उतार कर ही रहूंगा। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूं, जिस तरीके से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बना है, उसी तरीके से मेरी माता सीता का भी उतना ही बड़ा, उतना ही भव्य मंदिर सीतामढ़ी में हम लोग बनाए। इस सोच के लिए मैं संकल्पित हूं। जहां एक तरफ मंदिर बनने से हमारी आस्था को तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, पर सोचिए हमारे क्षेत्र का कितना विकास होगा, उस क्षेत्र का राजस्व कितना बढ़ेगा। छोटी बड़ी दुकानें खुलेंगी, होटल आएंगे, रिजॉर्ट्स बनेंगे, अलग अलग एमएनसीज आएंगे यहाँ। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का कार्य कर। पर साथियों, अंत में मैं इतना भी जरूर कहूंगा कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके आशीर्वाद की। यह आग्रह आप लोगों से करने आया कि 10 महीने का समय हम लोगों के पास है विधानसभा के चुनाव से पहले, और इन 10 महीनों में आप लोग मेरा एक काम करेंगे क्या? करेंगे। इन 10 महीनों में एक एक प्रखंड जाकर, एक एक पंचायत जाकर, एक एक गांव जाकर, संभवतः एक एक घर जाकर, एक एक व्यक्ति से मिलकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जानकारी आप लोगों को देनी होगी। दीजिएगा ये जानकारी। चिराग पासवान बनकर घर घर जाइएगा आप लोग। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। घर घर जाकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में बताइए। बदले में आप लोगों को विकसित बिहार बनाकर मैं दूंगा, ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूं। सर पे कफन बांध के निकला हूं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के संकल्प के साथ निकला। बड़ी बड़ी ताकतों ने प्रयास करके देख लिया चिराग पासवान को मिटाने का, झुकाने का, हटाने का, पर जो लोग चिराग पासवान को हटाने की सोच रखते हैं वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना झुकने वाला हूं, ना टूटने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमानी। ये विकसित बिहार आप लोगों को बनाकर दूंगा। ये कफन सर पे बांध के निकला हूं। बस जरूरत है तो आप लोगों के साथ की,
आप लोगों के आशीर्वाद की रहेगा ना साथ। साथियों, आज आप लोग इस सभा में इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, साथ ही में अपने तमाम साथियों का मैं यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया। विशेष तौर पर अपने युवा प्रकोष्ठ का मैं धन्यवाद करता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा प्रकोष्ठ के तमाम साथियों का जिन्होंने इस युवा शक्ति महासभा का आयोजन किया, जिन्होंने युवाओं को एक साथ एकजुट कर आगे विकास की राह पर अपने बिहार को हम लोग मिलकर कैसे ले सके, इसका आयोजन इन्होंने किया। तो तमाम साथियों का धन्यवाद करते हुए यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष ऋषिकेश झा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। ऋषिकेश जी पार्टी के संगठन की मजबूती के सीतामढ़ी में तत्परता से लगे रहते हैं। मौजूद यहाँ पर इस कार्यक्रम के संचालन करता मुकेश सिंह जी का, जो कि हमारे जिला के प्रधान महासचिव हैं। मौजूद इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे बिहार प्रदेश के हमारे प्रभारी, जिनको कुछ दिनों पहले तक झारखंड प्रदेश का प्रभार दिया गया था और वहां पर भी इन्होंने बिहार की तरह 100% स्ट्राइक रेट रखा। 17 की सीट हम लोग लड़े, हम लोग जीते इन्हीं के नेतृत्व में, और अब बिहार के प्रभारी की भूमिका में है और सांसद जमुई से हैं ये। एक बार जोरदार ताली से आप लोग अरुण भारती जी का यहाँ पर स्वागत करें, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने 2024 का लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने जीतने का काम किया और 100% स्ट्राइक रेट देकर उस वक्त हम प्रत्याशी थे, पर हमें भी जिताने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। 5 के 5 सांसद जिताकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का एक बार जोरदार ताली से आप लोग यहाँ पर स्वागत करें। मौजूद जिनकी सोच यह आज का कार्यक्रम था, हमारे युवा के तेज तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से आप हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष देव प्रकाश पांडे जी का आप लोग यहाँ पर स्वागत करें। मौजूद यहाँ पर हमारे युवा के उपाध्यक्ष शशांक मिश्रा जी का एक बार जोरदार ताली से आप लोग यहाँ पर स्वागत करें, जो कि प्रदेश अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतरता में तत्पर रहते हैं। मौजूद यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी जी का आप लोग यहाँ पर स्वागत करें। मौजूद यहाँ पे हमारे जिला की हमारी प्रभारी, सीतामढ़ी की हमारी प्रभारी, जो कि प्रदेश की हमारी महासचिव भी हैं, विनीता सिंह जी का आप लोग यहाँ पर स्वागत करें। मौजूद यहाँ पर प्रदेश के हमारे महासचिव पिंटू चौधरी जी, मौजूद यहाँ पर प्रदेश के हमारे महासचिव बबन सिंह जी, मौजूद